नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 के पाठ 16 वन के मार्ग में के बारे में जानेंगे, के बारे में पढ़ेंगे। वन के मार्ग में पाठ एक कविता के रूप में है, जो कि तुलसीदास जी ने कविता के एक छंद सवैये के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला सवैया है। पुरते निकसी रघुबीर बरु, धीर धीर दय मग में डग में दे, झलकी भरी भाल केनी जल की, पुट सूखी गए मधुरावे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग की ओर 2 कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती हैं। झलकी भरी भाल केनी जल की, कहते हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ती हैं। पुट सूखी गए मधुरादर वे, और उनके होठ प्यास के कारण सूख गए। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित हैं। फिर वे थक कर श्री राम से पूछने लगी, अभी हमें और कितना चलना है। चलनो अब केतिक, अब हमें और कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित हैं, पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। पिए की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु जल जवे। श्री राम अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में तुलसीदास जी ने सीता और राम के बीच में हुई बातचीत का ही वर्णन किया है। जल को गए लखनऊ हैं, लरी का परिखो, पिए छा धरीक है डाढ़े। जब सीता जी चलते चलते थक जाती हैं, तब लक्ष्मण जी पानी लेने चले जाते हैं। जल को गए हैं लखनऊ, अर्थात लक्ष्मण जी पानी लेने चले जाते हैं। लरी का परिखो पिए छा धरीक है डाढ़े, तो वे अपने पति श्री राम से कहती हैं कि आप भी थोड़ी देर छांव में रुककर विश्राम कर लें। पोंछी पसेव बयारी करो, और पसीना को पोंछ लीजिए। अरु पाए पखारी हों, भुबुरी डाढ़े। और वो कहती हैं कि ये भुबुरी अर्थात ये रेत जो है बहुत गर्म है, और इससे आपके पांवों को बहुत जलन महसूस हो रही होगी। अपने पांवों को धोकर थोड़ा ठंडा कर लो। तुलसी रघुबीर की आश्रम, जानी के बैठी, विलंब लो कटक काढ़े। अब श्री राम मन ही मन जान गए कि सीता जी भी थक कर बैठ गई हैं, और वे विश्राम करने बैठ गए। विलंब लो कंटक काढ़े, और सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगे। जान की नाक को नेह लखियों, सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। पुलको तनु, तो उनका शरीर पुलकित हो गया। वारी विलोचन बाड़े। बच्चों, हमने देखा कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चल पड़ते हैं, तो मार्ग में चलने पर उनकी दशा क्या होती है। और सीता जी काफ़ी थक जाती हैं, उनके पैर भी जलने लगते हैं, प्यास भी लगने लगती है, उनको होठ सूख जाते हैं। तब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए जाते हैं। उस बीच सीता जी और श्री राम जी के बीच में कुछ बातें होती हैं, और
सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटों को श्री राम वहां पर निकालने लगते हैं। उनको कांटे निकालते हुए देख वो अपने प्रियतम के प्रेम को महसूस करती हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न अभ्यास तवैये से। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? इसका उत्तर होगा, मार्ग में 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं, उनके होंठ सूख जाते हैं और वे जल्दी ही थक जाती हैं। इसका कारण यह था कि वे सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और वन में चलते हुए इस प्रकार के इतने शारीरिक श्रम को अर्थात कष्ट को वे सहन नहीं कर सकती थी। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? अब और कितना दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत थक गई थी और अब उनमें कुछ और दूर चलने की हिम्मत नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? हमें याद है, जब सीता जी थक कर बैठ गई थीं, तो राम जी ने उनके पांव के कांटे निकाले जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। चौथा प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करिए। पहले प्रसंग में दर्शाया गया है उत्तर, पहले प्रसंग में दर्शाया गया है कि महलों में रहने वाली सीता थोड़े से ही कष्ट से, श्रम से थक सी जाती हैं क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है। दूसरे प्रसंग में श्री राम व सीता के प्रेम को दर्शाया गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करिए। वन का मार्ग अत्यधिक दुर्गम था। यह रास्ता कांटों, ऊबड़-खाबड़ जगहों व झाड़ झंकार से भरा था। पग पग पर संभलकर चलना पड़ रहा था। असुरक्षा का वातावरण चारों ओर था। खाने पीने की वस्तुओं का अभाव था। पीने की पानी का प्रबंध करना भी मुश्किल था। विश्राम स्थल हेतु भी स्थान खोजना इतना आसान नहीं था। अब अनुमान और कल्पना के प्रश्न। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में लगे नंगे पांव चलने पर पांव जलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। बच्चों, इसमें आप अपने कुछ व्यक्तिगत उदाहरण दे सकते हैं जो भी आपके साथ बीते हों। मैं कुछ अपनी तरफ से जनरल उत्तर दे देता हूं। इसमें से कोई भी ऐसा उत्तर जो मेरे साथ बीता हो, आप अपने साथ बीती हुई कोई भी घटना लिख सकते हैं। देखिए, आवश्यकता पूरी होने के पहले मन में संशय बना रहता है और हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं, और मन भी यही चाहता रहता है कि हमारी चाहत, हमारी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और ऐसी स्थिति में मन बहुत बेचैन
और विचलित रहता है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद है जिसका वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि एक बार मेरी माताजी को दिल्ली जाना पड़ा और मैं विद्यालय से घर पहुँचा तो पड़ोसियों ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारी माताजी तो कहीं गई हैं, तुम चाबी ले लो और दरवाजा खोल लो। लेकिन मैं विद्यालय से लौटा था, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। दिमाग में रह रहकर बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था कि आज खाऊंगा क्या? क्या माँ मेरा खाना बनाकर गई होगी? लेकिन जब मैं ताला खोलकर घर के अंदर गया तो हैरान था कि माँ मेज पर मेरा दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता लगाकर गई थी। साथ ही एक छोटा सा पत्र भी लिखा हुआ था कि रात को पिताजी के साथ लौटते समय खाना बाजार से लेकर आएंगी। इन सब बातों को पढ़कर मेरा मन बहुत खुश हुआ और मैं अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ हो उठा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप भी अपने स्वयं के प्रसंग लिख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जो आपके साथ हुई हों। देखिए, व्याकरण में भाषा की बात का एक और प्रश्न आया है हमारे पास। यहाँ लिखा है, पहला प्रश्न है लखी। लखी का अर्थ देखकर, धरी इसका अर्थ होता है रखकर, पहुंची अर्थ पहुंचकर, जानी अर्थात जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ई। जैसे अवधि में बैठ जमा ई, तो ये होगा बैठी। और हिंदी में बैठ जमा कर, बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखिए, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। बच्चों, आप अपनी क्षेत्र के आधार पर अपनी बोली में इस तरह के शब्द बता सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर पंजाबी में उपर्युक्त उद्देश्य के लिए क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख के, पढ़ के, सो के, चल के, खोल के, रख के। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज। आप देख रहे होंगे प्रश्न में डूबा है उसमें एक बीज को रेखांकित किया हुआ है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छां धरी है डाले को गद्य में ऐसे लिखा जाता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को आपको समझ लेना होगा कि कविता में क्रम का ध्यान नहीं रखना पड़ता। जब कविता की पंक्तियों को हम लिखते हैं तो हम उसमें शब्दों को आगे पीछे करके अपनी तुकबंदी और लय के साथ लिख सकते हैं, लेकिन गद्य में लिखने का एक अलग तरीका होता है। उन्होंने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं लिखने के लिए। जैसा पहला है, पुर में निकसी रघुवीर वधू। इसको हम उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, श्री राम की पत्नी नगर से निकली। पुट सूखी गए मधुराधर वे। गद्य रूप में हम लिख सकते हैं, सुंदर होंठ गर्मी के कारण सूख गए। अगला है, बैठी विलंब लो कटक काढ़े। बैठी विलंब लो कटक काढ़े। श्री राम
थोड़ी देर के लिए बैठे और पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। अगला है चौथा, पर्णकुटी करी हूँ कित हैं। इसका गद्य वाक्य होगा, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप अच्छे मन से इसे सीखेंगे। मैं मोइनुद्दीन खान, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी दादरी, अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।